अब मोहम्मद रफ़ी के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह का मिजाज और किस तरह की सोच रखते हैं। हम मुसलमान होने की हैसियत से एक मुस्लिम को फेवर करते हैं और वो हमें ज्यादा पसंद आता है। सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आज फिर एक लंबे गैप के बाद आपके सामने आया हूँ क्योंकि कुछ दूसरी मसरूफियतें भी रहती हैं जिसकी बिना पे कभी कभी आप लोगों से मुलाकात करने में देर हो जाती है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का जो वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, इस वीडियो ने मुझे फिर से थोड़ा सा नाराज़ किया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोगों को इतना वक्त कहाँ से मिलता है कि वो दूसरों के बारे में, उनकी खामियां तलाश करने के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, और वो भी ऐसे लोगों के बारे में कि जिनके सामने खुद उनकी जो अपनी हैसियत है, अपनी औकात है, कुछ भी नहीं, एक ज़र्रे से भी कमतर। आज एक ऐसे ही शख्स की मैं बात करूँगा। ये हैं लाहौर के रहने वाले जाने माने शख्स है, वहाँ के अच्छी खासी शोहरत के हामिल है। अब ये शोहरत किस हवाले से है ये बात आप जाने दीजिए, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक सहाफ़ी हैं, यानी कि पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनका एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा और है तो पाकिस्तान के, लेकिन उसमें जो जिक्र है वो हमारे देश के फ़नकारों का है। हालांकि फ़नकार किसी एक मुल्क या किसी एक सरहद से जुड़ा हुआ नहीं होता, फ़नकार सारी दुनिया का होता है, लेकिन फिर भी फ़नकार चाहे किसी भी देश का हो, फ़नकार फ़नकार होता है और फ़न के हवाले से उसकी कद्र करना, उसकी इज़्ज़त करना, ये काम आदमी पे लाजिम करार पाता है। तो बहरहाल आज मैं आपसे बातें करूँगा उनके बारे में कि जो शायद संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं, उस्ताद हैं, या पता नहीं उन्होंने कैसी कैसी संगीत के बारे में या आवाज़ के बारे में डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं कि जो उन्होंने ऐसे ऐसे कलाकारों के बारे में बातें की हैं कि बस सुन के भी आप खुश हो जाएंगे। जी, मतलब खुश का आप उल्टा समझ लें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मिलते हैं उस अजीम इंसान से। अहमद रुश्दी बहुत आगे तरफ ही से पाकिस्तानी जो थे। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो जाहिर सी बात है कि इन साहब से, जिनका नाम मुबश्शिर लुक़मान है, मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं, मेरे लिए वो भी काबिल क़द्र हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आके या किसी चैनल पे आके जब हम कोई बात करते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं और लाजिम है कि उस वक्त हम कोई ऐसी वैसी बात ना करें जो हमारे गाइडलाइंस के, यूट्यूब के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो, या कोई ऐसी बात जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो या किसी का कोई उसमें बेइज्जती का पहलू हो। ये साहब, इनसे जब कुछ सवाल किए गए तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं हुस्न परस्त हूँ, मैं हुस्न परस्त हूँ और मेरी निगाह में लता मंगेशकर जी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। अब ये देखिए आप कि मैं हुस्न परस्त हूँ और लता जी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हुस्न की परिभाषा कुछ और है, एक हसीन औरत की परिभाषा कुछ और है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी की आंखें खूबसूरत होती हैं, किसी के बाल खूबसूरत होते हैं, किसी का जिस्म खूबसूरत होता है, लेकिन ये जो हम जब कहते हैं कि वो एक हसीन औरत है तो उस हसीन की परिभाषा कुछ और हो जाती है। अगर हम ये कहें कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ दुनिया की सबसे हसीन तरीन आवाज़ है, सबसे दिलकश आवाज़ है, तो बिल्कुल सही होगा। और मज़े की बात यह हुई कि जब इंटरव्यू करने वाले ने दूसरे ही लम्हे उनसे ये सवाल किया कि अच्छा, अगर लता मंगेशकर जी से आपको शादी करने की नौबत आए तो फिर क्या करते आप, तो फ़ौरन उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। जिस औरत को दुनिया की हसीन तरीन औरत करार दे रहे थे शादी के नाम पे, उन्होंने फ़ौरन ट्रैक चेंज किया। हालांकि एंकर ने उनसे जस्ट ज़िम्नी तौर से ये सवाल किया था। तो बहरहाल आप तो वीडियो में देख चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा। दूसरे ही लम्हे वो श्रेया घोषाल पे कीचड़ उछालते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही एक लिमिटेड सिंगर हैं और कुछ ऐसे नोट्स वगैरह हैं कि जो उनकी बस से बाहर हैं। जहाँ तक श्रेया जी की बात करूँ तो आज की तारीख़ में हमारे इस एज में, हमारी इस अहद की वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही सीरियस गायिका है।
जिनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और जिन्होंने अपनी गायकी से अपना एक बहुत ही ऊंचा मकाम बनाया है। लेकिन चलिए, आपकी निगाह में वो लिमिटेड हैं, मैं इस बात से आपके इनकार नहीं करूँगा। हाँ, बिलाशुबा हर सिंगर की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो उस हवाले से श्रेया जी पे ये जो आपने बात की वो है किसी हद तक सही। दूसरे ही पल वो अपना निशाना बांधते हैं आशा भोसले जी पे और कहते हैं कि आशा भोसले जी इतनी बड़ी सिंगर तो नहीं है कि जितना बड़ा उन्हें बना दिया गया है। और दो चार बातें उसमें और भी है। आशा भोसले जी से मेरा खुद अपना ज़ाती इख्तलाफ है कुछ बातों को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी फनकारी से मैं इनकार कर दूं। मेरी नज़र में हमारे देश की बिलाशुबा आशा भोसले जी एक सबसे वर्सटाइल सिंगर हैं प्लेबैक सिंगिंग के मैदान में। उनका अपना मिजाज, उनकी अपनी बातें, रफ़ी साहब के बारे में उनके बयानात में उनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो उस मकाम पे हैं जहाँ पे वो अपने हमसरों के बारे में कोई बयान दे सकती है, किसी को कुछ बुरा या भला कह सकती हैं। लेकिन हमारी औकात तो नहीं है ना कि हम उन लोगों के बारे में कुछ कहें। लेकिन इन साहब ने आशा जी के बारे में बेतुकी बातें कही और फिर आगे बढ़ते हुए एंकर ने उनसे कहा कि ठीक है, सारी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप जब रफ़ी साहब का नाम आता है तो उनको आप बड़ा बुरा भला कहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने रफ़ी साहब को बुरा भला कभी नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक गायकी की बात है, रफ़ी साहब एक सिंगर थे और मैं अपनी ज़ुबान से क्या कहूँ कि बेहतर ये होगा कि आप उनके बयान को उनकी ही ज़ुबान से सुने आप, लेकिन फिर उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना पड़ेगा, वहीं से आपको वो पूरी गुफ्तगू आप सुन सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि ठीक है, रफ़ी साहब एक सिंगर थे और बिला किसी सवाल के जवाब में उनके वो कहते हैं कि बेसाख्ता तरीक़े से उन्होंने किशोर कुमार साहब से रफ़ी साहब का कंपैरिजन शुरू कर दिया कि अगर गायकी की बात आए, फनकारी की बात आए तो किशोर कुमार साहब वो ही वॉज फार सुपीरियर देन मोहम्मद रफ़ी साहब। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन किशोर कुमार एंड मोहम्मद रफ़ी साहब। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान के जो अहमद रुश्दी है, वो अहमद रुश्दी भी मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत आगे थे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, भाई मेरे, आप क्या हैं? संगीत के विद्वान हैं, उस्ताद हैं, सिंगर हैं? आपने किसी जगह से कोई ऐसी तालीम ली है कि जो ये सिद्ध करे कि आप बहुत बड़े जानकार हैं संगीत के या आवाज़ के? अगर हैं तो बिलाशुबा आपको इख्तियार है कि आप तनकीद करें, तनकीस करें, लेकिन उनसे ज़रा दूरी इख्तियार करें कि जो आपसे बहुत बुलंद है। आप जिस मकाम पे भी हैं, क्या आप इस हैसियत में हैं कि आप आशा भोसले जी के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात कर सकें, या रफ़ी साहब के बारे में ख़ास तौर से आपने जिस तरह की बातों का इजहार किया वो आप कर सकें? आपकी अपनी ज़ाती पसंद कोई फ़नकार हो सकता है, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन अपनी पसंद को बुनियाद बनाकर दो फनकारों के दरमियान मुकाबला करना, भाई ये कहाँ की दानिशमंदी है? और सबसे बड़ी बात यह कि यह अधिकार, यह हक़ आपको मिला कहाँ से? अगर चंद लोग आपकी पज़िराई करते हैं, चंद लोग अगर आपको पहचानते हैं, जानते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो चाहेंगे खुराफात वो आके सोशल मीडिया पे आके, यूट्यूब पे आके इस तरह के बयान देंगे और इस तरह की बातें करेंगे। बहरकैफ क्या कहूँ, लेकिन सोचना पड़ता है कि आखिर कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग कि जिनकी अपनी हैसियत कुछ भी नहीं और वो ऐसे अजीम फनकारों के बारे में, ऐसे अजीम लोगों के बारे में इस तरह के बयान देते हैं महज सस्ती शोहरत के लिए, थोड़े से व्यूअरशिप के लिए। बहरहाल वो कहते हैं ना कि अब हालांकि इस वीडियो पे मुझे मेरे चंद अहबाब, मेरे चंद दोस्त कहेंगे कि जावेद भाई कहने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये हम किसी के बारे में अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, ये यूट्यूब पे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती रहती हैं और इससे आने वाली नस्ल को हम क्या दे रहे हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा।
अभी आप देखिए ना, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला आया है, कितनी फेक चीज़ें, कितनी फेक बातें, कितने फेक आवाज़ और न जाने क्या क्या किस तरह से। हालांकि उस वक्त मुझे बहुत ही अजीब सा लगा इन लोगों के गैर जिम्मेदार होने पे कि जबकि आज अभी दुनिया में एक जंग का माहौल है, लेकिन जंग के माहौल पे भी ये लोग फेक वीडियोस बना बना के पोस्ट कर रहे हैं, फेक खबरें। हमारे जो बड़े फनकार हैं उनकी अजीब अजीब सी शक्लें बना के उनको अजीब अजीब तरीके में ढाल कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो कल को ये जो हमारी आने वाली नस्ल है वो इन्हीं बातों को सच समझेगी ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अगर झूठ परोस रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनके हाथों को रोकने की ज़रूरत भी है। मेरी वीडियोस में आज तक मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि मेरे सैकड़ों की तादाद में वीडियोस यूट्यूब में मौजूद है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी फनकार के बारे में कोई गलत बात नहीं कही, किसी की तौहीन नहीं की, किसी को किसी के सामने छोटा नहीं किया। जो कहानी होती है, जो हकीकत होती है, उसमें भी मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अल्फाज किसी की दिल आज़ारी का सबब बन जाएं या किसी की बेइज्जती का कारण बन जाएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा वीडियो हो जो इस तरह की चीज़ों से पाक हो। किसी की शिकायत लेकर या किसी की बात लेकर आप लोगों के सामने आना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि देख लीजिए कि किस तरह की हरकतें, किस तरह की बातें लोग करते हैं। तो बस आज के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, नमस्कार।